जय हिंद एवरीवन। इसके पहले हम लोग टेंस पे एक कॉन्सेप्ट टॉक हम लोगों ने किया था। हमने बताया था उसमें टेंस होता क्या चीज है और टेंस की समझ आज तक डेवलप आपको क्यों नहीं हुई। मैंने उसमें यह भी बताया था कि टेंस पढ़ने के लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेंस जो होते हैं वो वर्ब के फॉर्म्स ही होते हैं, ठीक है, जिससे हम उनके उस एक्शन के टाइम और स्टेट को जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि टेंस में ओवरऑल हम करते क्या है, टेंस में हम किसी एक्शन को, किसी काम को जानते हैं और बताते हैं कि वो काम जो है किस टाइम पे किया गया और वो किस स्टेट में था। बस इसी को बताने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। अब जिसको टाइम नहीं पता, भाई हम कोई मेरा एक्शन है वो किस टाइम पे हमने किया है, ठीक है, और उस काम का स्टेट नहीं पता। स्टेट का मतलब यह है कि उसकी दशा नहीं पता कि वो काम परफेक्ट है कि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट में या इंडेफिनिट स्टेट में है। मैंने इन चारों स्टेट को बड़े डिस्क्राइब अच्छे से किया था। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को पहले देखिए, फिर उसके बाद से ये सेकंड वीडियो हमारा देखिए, राइट। तो एक बार मैं और रिकैप कर देता हूं। मैंने अभी जो बताया कि टेंस जो होते हैं हमारे, वो टेंस बेसिकली होते क्या है, ये हमारे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वर्ब के फॉर्म्स का काम क्या होता है? वर्ब के फॉर्म्स का काम ये होता है कि वो किसी एक्शन के टाइम और स्टेट को बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब जो है वो इसका टाइम प्रेजेंट का है और ये इंडेफिनिट स्टेट में लिखा गया है, इंडेफिनिट स्टेट में, ठीक है। अगर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख दी तो हमने इस एक्शन के को बता दिया कि एक्शन पास्ट में हुआ, यानी कि वो बीत चुका है, और ये एक्शन अभी भी इंडेफिनिट स्टेट का है, ठीक है। मैंने सिर्फ यही बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये दोनों ऐसे फॉर्म्स हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के, इनको लिखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद दो फॉर्म और बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये वर्ब के ऐसे फॉर्म्स हैं जिनको बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आप लिख नहीं सकते। दोनों को कंबाइंड रूप से मैं यहां पे वर्ब कह रहा हूं। वर्ब के फॉर्म्स को मेरा कहने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं इनको इनके हेल्पिंग वर्ब के साथ में बात कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये दोनों को कंबाइंड रूप से मैं यहां पे वर्ब कह रहा हूं। आपको बात ये समझ में आ रही होगी मेरी? तो अब हम यहां पे बात ये करेंगे कि हम कुछ सेंटेंसेस को देख रहे हैं, इसके बाद से सेंटेंसेस देखेंगे और उनमें हम वर्ब को पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर हमने वर्ब पहचान लिया तो हम ये बता पाएंगे कि वो वर्ब किस टाइम पे हुआ और वो किस स्टेट में था, ठीक है। बाय द वे, इंडेफिनिट स्टेट होता क्या है? दिमाग पर जोर डालो। इंडेफिनिट स्टेट मैंने बताया था कि ये एक्शन का एक ऐसा स्टेट है जिसमें ना तो कोई काम कंटिन्यू हो रहा होता है और ना तो काम परफेक्ट हो रहा होता है। यानी किसी भी एक्शन को आपको ऐसे दिखाना है कि वो ना तो परफेक्ट स्टेट में है ना तो वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, तो वो इंडेफिनिट स्टेट में है। अब इंडेफिनिट स्टेट में होने का मतलब क्या है? यानी कि कोई भी एक ऐसा एक्शन होगा जो किसी टाइम पे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी टाइम पे वो एक टाइम इंटरवल के बाद से रिपीट होगा। यानी कि इसमें रेगुलर या इरेगुलर एक्शन को दिखा सकते हो, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को आप दिखा सकते हो, किसी साइंटिफिक फैक्ट को आप दिखा सकते हो, ठीक है, तो अपनी हैबिट को दिखा सकते हो, यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखा सकते हो। ये ऐसे एक्शन होते हैं जो कभी खत्म होने वाले नहीं होते। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं तो मेरा प्रोफेशन है, एक ट्रुथ है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप करते क्या हो, आप सुबह करते क्या हो, तो सुबह उठ के मैं ब्रश करता हूं, तो ये क्या हो गई? एक रूटीन एक्शन हो गया। तो इन सब सारे एक्शंस को दिखाने के लिए आप क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहां पे वर्ब को देखकर, यानी कि ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें वर्ब ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो बिल्कुल आसान है। लेकिन बस ये तो पहचान सकते हैं ना किस टेंस में लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब तो इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना आपको समझने में कि अगर मैंने लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब यही हुआ कि प्रेजेंट में, यानी कोई वर्ब, कोई एक्शन जो है वो प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट स्टेट में है, तभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहे हैं। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल प्रेजेंट, यानी कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट टाइम में हुआ और उसकी स्टेट क्या है? कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल मतलब यही हुआ कि वो जो वर्ब है, जो क्रिया है, जो एक्शन है,
वो उसका टाइम प्रेजेंट का है, लेकिन वो उसका स्टेटस जो है, स्टेट जो है वो परफेक्शन की स्टेट में है। ठीक है, अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि वो जो टाइम था उस एक्शन का प्रेजेंट में था, और उस एक्शन की जो स्टेट थी वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट में थी, यानी कुछ काम हो चुका था, परफेक्ट हो चुका था, और कुछ काम अभी भी कंटिन्यू था। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो इसको देखो, बिना हिंदी में ट्रांसलेट किए हुए चीजों को आसानी से समझ सकते हो। अगर मैं कहूं मारिया लव्स हर कजिन, अगर इस वर्ब को पहचान रहे हो, वर्ब के फॉर्म को आपने पहचान लिया, तो आप बता दोगे कि ये प्रेजेंट टाइम की बात है, ये कोई फैक्ट हो सकती है, मारिया लव्स हर कजिन, अपने कजिन को प्यार करती है। ठीक है, यहां पे देखो दे लिव इन कानपुर, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे लिव इन कानपुर, वर्ब के सारे फॉर्म्स को याद कर जाइए। तो उनकी बात, ये जो कजिन्स जो रहते हैं वो कहां रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, ट्रुथ है। मारिया विजिट्स हर कजिन्स एवरी मंथ, हर एक मंथ वो विजिट करती है। ठीक है ना, एक रेगुलर इंटरवल पे ये काम होता है, तो आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखा दिया। फिर आपने दिखाया बट दिस मंथ शी हैड अ हाफ ईयरली टेस्ट इन हर स्कूल सो शी मिस द ट्रिप। नाउ अब इस मंथ क्या था कि उसका हाफ ईयरली टेस्ट था, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट, ये भी सच्चाई को दिखा रहे हैं। तो इंडेफिनिट टेंस से आप कर क्या रहे हैं, यही जो मैंने बताया, क्या बताया याद कर लीजिएगा। अगर किसी ट्रुथ को दिखाना हो, आप किसी रेगुलर एक्शन को दिखा रहे हो, रेगुलर या इररेगुलर दोनों को, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिखा रहे हो आप, हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, फिर इसके बाद से आप कोई कमेंट्री हो, क्रिकेट की कमेंट्री, ठीक है, इसको भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ मैंने बता ही दिया आपको। तो इन सब सारे एक्शंस को दिखाने के लिए ना आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो। जैसे देखो हिस्टोरिकल फैक्ट जो होते हैं ना वो पास्ट में होते हैं, ये कमेंट्री जो होती है वो कमेंट्री भी पास्ट की होती है, लेकिन प्रेजेंट से उसको कनेक्ट करके दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उस चीज को क्या करते हो आप, पास्ट की चीजों को प्रेजेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी आप वो चीजों की सच्चाई जो होती है वो उस समय लाइव बता रहे होते हैं सारी चीजों को। तो आप जितने भी, जैसे अब अगर मैंने कहा कि अगर जैसे मान लो कि कोई कमेंट्री कर रहा हो कि भाई ये कोई अच्छा बॉलर, हाँ, तो अगर मैंने कहा कि बुमराह की ये गेंद किसके लिए था, विराट कोहली के लिए, और विराट कोहली ने इसे बाउंड्री के बाहर मार दिया 4 रन के लिए। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में कमेंट्री क्या करोगे? सो आप यहां पे जो लिखोगे, बुमराह बॉल्स टू कोहली एंड कोहली हिट्स द बॉल, नॉट हिटेड द बॉल। ठीक है, हालांकि हिट की जो फॉर्म होती है, हिट 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 तीनों एक ही फॉर्म होती है। हिट द बॉल, हिट्स द बॉल टू द बाउंड्री। ठीक है, सो आप जो ये लिख रहे हो यहां पे, जो भी कमेंट्री कर रहे हो वो चीजें प्रेजेंट में ही कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया, ठीक है, किस सन में चलाया, अब जो भी हो 1930 या 1931 की बात है। ठीक है, सो गांधी जी लॉन्चेस सत्याग्रह, लॉन्चेस नॉट लॉन्च्ड, ठीक है, लॉन्चेस सत्याग्रह इन 1930, ओके, और 31, ठीक है, व्हाट्सएवर द डेट इज, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट मैं बता रहा हूं, ये कमेंट्री में बता रहा हूं, ये होती चीजें भाई होने के बाद ही तो आप बता रहे होते हो, लेकिन लाइव उस समय चीजों को दिखा रहे होते हो। तो प्रेजेंट से आप अपने दर्शकों को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हुआ तो भले ही पास्ट में है लेकिन हम इसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं। तो बिल्कुल ये चीज भ्रम में मत रहिएगा कि जहां पे ता है ती है ते आएंगे वहीं पे ये चीजें काम करेंगी। अभी मैं फ्यूचर की चीजें भी डिस्कस करने वाला हूं। फ्यूचर में जो प्लान्ड एक्शन होते हैं, ठीक है, आपकी जो टाइम टेबल होती है उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, तो ये बाद में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम कर क्या रहे हैं, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से किसी की हैबिट को बता रहे हैं, कोई ट्रुथ को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बट दिस मंथ शी हैड एन हाफ ईयरली टेस्ट इन हर स्कूल सो शी मिस्ड द ट्रिप, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया, यानी कि ये काम हो गया, मिस द ट्रिप, मिस कर दिया। फिर क्या हुआ, शी विल डेफिनेटली गो नेक्स्ट मंथ, अब क्या करेगी वो, विल गो। यहां पे देखो विल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस की। मैंने बताया था फ्यूचर का कोई भी एक्शन दिखाने के लिए बिना विल शैल के
नहीं कर पाओगे तो विल के साथ गो लगा दिया, तो शी विल डेफिनेटली गो नेक्स्ट मंथ। क्लियर हो रहा है? तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको भी इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जितने भी वर्ब के फॉर्म्स हैं, वर्ब के फॉर्म्स को याद करो, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको रटो नहीं, वो भी सारे वर्ब के फॉर्म्स ही हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को याद करो, उनके फॉर्म्स याद कर लोगे तो सारे हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस के लिए कुछ लिखा हुआ है कि वर्ब क्या क्या इंडिकेट करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने बात कर दिया। यहाँ पे मैं छोटी सी चीज बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाना हो नोट्स बना लीजिएगा। बस मुझे ये बताना है कि अगर मैं टाइम लाइन की मैं बात करूं, एक टाइम लाइन बनाऊं यहाँ पे, और मैं ये दिखा रहा हूं कि भाई इस समय जो है ना नाउ की कंडीशन यानी कि प्रेजेंट का हमारा टाइम है। ठीक है, ये जो होता है ना एक्शन का रिपोर्टिंग टाइम होता है। अच्छा, टाइम जो होता है ना वो हम चीजों को बड़ा एब्सोल्यूट नहीं देखते, हम चीजों को कंपैरेटिव देखते हैं। जैसे मान लो कि हमें 6 बजे के टाइम को मुझे दिखाना है 6 PM। तो अब 6 PM जो है ये कंपैरेटिवली ये पास्ट होगा या फ्यूचर होगा? अगर मैं 3 बजे के टाइम पे 6 बजे के टाइम को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये तो टाइम फ्यूचर का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 7 बजे मैं रिपोर्ट कर रहा हूं किसी एक्शन को और 6 बजे वो एक्शन हुआ, तब तो ये पास्ट का हो जाएगा ना। जैसे एक एग्जांपल ले लें, आई डिड माई वर्क एट 6 PM। तो इसका मतलब ये है कि मैं 7 बजे 6 बजे के टाइम को रिपोर्ट कर रहा हूं, तभी मैं तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा हूं, पास्ट टेंस में इस चीजों को ट्रांसलेट कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये 6 बजे के टाइम को मैं 5 बजे अगर रिपोर्ट कर रहा हूं तो मैं तो इसे फ्यूचर में बनाऊंगा, तो मैं तो इसे ऐसे करूंगा, आई शैल डू माई वर्क एट 6 PM। तो कोई भी टाइम जो होगा ना वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने आप में फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट नहीं होगा, वो आप उसे कोरिलेट करोगे। ठीक है ना, कोरिलेट कब करेंगे? आपके रिपोर्टिंग टाइम पे। ठीक है ना, जो टाइम आपकी रिपोर्टिंग होगी उससे रिपोर्ट करोगे, उससे उसको कोरिलेट करोगे, तब आप बताओगे, देखोगे कि वो क्या है, 5 बजे का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है, पास्ट का टाइम है, फ्यूचर का टाइम है। ठीक, तो यहां पे यही चीजें हमने बताने की कोशिश की है कि अगर मान लो कि हमें कोई इंडेफिनिट स्टेट दिखाना है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट दिखाना है, तो मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट में वो एक्शन क्या होगा, वो रिपीट होगा, एक टाइम इंटरवल पे रिपीट होगा। कोई ट्रुथ होगा या कोई एक्शन रेगुलर या इरेगुलर एक्शन होगा, इसी को बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे। लेकिन अगर मान लो कि हमें कोई एक्शन पास्ट का दिखाना हो, तो यहां पे इससे बैक जब जाओगे तभी तो पास्ट का टाइम होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर किसी एक्शन को दिखाते हो कि ये इस टाइम पे ये एक्शन खत्म हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कि हमने राइट ये एक्शन को लिया, वर्ब को लिया, और मैंने दिखाया कि पास्ट में मैंने इसको लिखना खत्म कर दिया। ठीक है, तो हम पास्ट में किसी यहां पे अगर इस टाइम पे इसको दिखा रहे हैं लिखने को, तो मैं लिख सकता हूं आई रोट व्हाट, आई रोट ए लेटर। ठीक है, आई रोट अ बुक। तो पास्ट में किसी एक्शन को अगर फिनिश हुआ दिखाते हैं तो आप वर्ब के सेकंड फॉर्म से इस एक्शन के फिनिश होने को दिखा सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये एक्शन इस टाइम लाइन पे कहां पे हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर मैं मान लो कि इसे कॉन्टिन्यूअस में मैं दिखाना चाहता हूं, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि ये प्रेजेंट में, यानी कि ये अगर मैं ये बता रहा हूं कि ये टाइम प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में वो चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए उस समय, यानी स्पीकर के बोलते समय वो एक्शन कंटिन्यू हो, तब आप उसको कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि इस समय बोलते हुए मैं एक एक्शन कर रहा हूं पढ़ाने का, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग, यस, आई टॉट तो नहीं बोलूंगा ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आप चीजों को पहले समझने की कोशिश करो, टाइमलाइन बनाओ, एक्शन को अपने दिखाओ उस टाइमलाइन पे, और उसकी स्टेट को देखो, फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर अगर मैं यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट से दिखाने में। यहां पे तो मैंने सिंपल पास्ट दिखा दिया, लेकिन अगर मान लो कि हमें दिखाना है कि प्रेजेंट में ये काम कोई परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट में कोई काम परफेक्ट हो गया तो हमेशा दिखाना प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर किसी एक्शन को दिखाना हो कि भाई वो एक्शन जो है पास्ट में खत्म हुआ, लेकिन अभी भी उसका रिजल्ट जो है प्रेजेंट में दिख रहा है,
उसका इफेक्ट जो है प्रेजेंट में दिख रहा है, तभी उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये टाइमलाइन को ऐसे दिखा सकते हो कि ये एक्शन है आपका पास्ट का, यहाँ पे पास्ट का टाइम है, कोई एक्शन मान लो कि पास्ट में हुआ, रिसेंट पास्ट में हुआ, ठीक है, लेकिन यहां पे तो ये एक्शन हुआ लेकिन इसका इंपैक्ट अभी प्रेजेंट में भी दिख रहा है। कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा ये प्रेजेंट में? जैसे मान लो अगर मुझे लिखना हो आई हैव ब्रोकन माई हैंड, ठीक है, या मैंने लिखा आई हैव पेंटेड माई हाउस, तो आप ये बताओ कि ये जो मैंने एक्शन लिखा है यहां पे हैव ब्रोकन हैव पेंटेड, तो ये ब्रेक करने के बाद ही तो मैं ये सेंटेंस बोल पाऊंगा ना, मेरा हाथ टूटने के बाद ही तो मैं रिपोर्ट कर पाऊंगा कि आई हैव ब्रोकन माई हैंड। आई हैव पेंटेड माई हाउस मैं पेंट कराने के बाद ही बोलूंगा आई हैव पेंटेड माई हाउस। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, चीजों को बहुत ही केयरफुली इसको समझने की जरूरत है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। कोई भी एक्शन कंप्लीट करने के बाद ही बोलोगे कि ये एक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब वो एक्शन अभी रिसेंट पास्ट का है जिसका असर अभी प्रेजेंट में दिख रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरा हाथ हो सकता है एक हफ्ते पहले टूटा हो और अभी भी प्रेजेंट में उसका इंपैक्ट दिख रहा हो कि मैं अपने ब्रोकन हैंड के साथ आपके सामने आ रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? तभी आप कह सकते हो आई हैव ब्रोकन माई हैंड। अगर आपने लिखा आई ब्रोक माई हैंड तो इसका मतलब इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट। आपने वो काम पास्ट में तो किया था लेकिन प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो एक्शन पास्ट में हुआ, पास्ट में खत्म हुआ, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तब उसे सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करिए आई ब्रोक माई हैंड, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में आपने उसको किया और प्रेजेंट में अभी भी उसका रिजल्ट दिख रहा है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में करिए, ठीक है। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ये चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, लेकिन मुंह से अभी भी स्मेल आ रही है, हाथ अभी धुला नहीं है, ठीक है। मैंने पूछा भाई व्हाट हैपेंड? सर आई हैव टेकन माय लंच, आई हैव टेकन माय ब्रेकफास्ट, ठीक है, अभी भी हाथ आपका क्लीन नहीं है, उसका रिजल्ट अभी भी मुझे दिख रहा है। एक्शन कंप्लीट हो गया पास्ट में लेकिन रिजल्ट अभी भी सामने है, अभी भी उसका इंपैक्ट दिख रहा है। तो ये बेसिक चीजों पे जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, टेंस में ऐसे उलझे रहोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग जब एक क्वेश्चंस के थ्रू जब हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होगा? जैसे मान लो कि ये आपका प्रेजेंट का टाइम हो गया, ये पास्ट का टाइम हो गया और ये फ्यूचर का टाइम हो गया, ठीक है। अगर मैंने कोई भी एक्शन शुरू किया, कहां से? पास्ट से मैंने शुरू किया, ठीक है, पास्ट में कंटिन्यू रहा और उसका अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करो। अब जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे टाइमलाइन बनाकर डिस्कस करेंगे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि पास्ट से शुरू हुआ था एक्शन, अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि आई एम टीचिंग, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, इन दोनों में फर्क आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी मैं बोलते समय ये एक्शन हो रहा है, कंटिन्यू है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ हैव बीन टीचिंग। आई होप कि आपको सब सारे टेंस के हेल्पिंग वर्ब याद हो चुके होंगे और वर्ब को देख के आप टेंस जरूर पहचान ले रहे होंगे, ठीक है, तभी ये चीजें समझ में आ पाएंगी। अगर मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ? टीचिंग अभी कर रहा हूं क्या? हाँ, ये एक्शन जो मैं कर रहा हूं पिछले 1 घंटे से कर रहा हूं, यानी पास्ट से ही एक्शन शुरू हुआ था। और क्या अभी भी अब खत्म हो गया? नहीं, अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमने बात किया था प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एक्शन को, किस तरीके का एक्शन है, किस तरीके का उसका स्टेट है, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो ट्रांसलेशन होती है, क्या वो सिर्फ ताती ते वाले ट्रांसलेशन होते हैं क्या? ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उन सारी सिचुएशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक्शन हमारा किस तरीके का होना चाहिए,
उसकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। यहां पे आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली और यूनिवर्सल ट्रूथ, अभी हम लोगों ने बात कर लिया। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट और एक्शन दैट गेट रिपीटेड और सम वर्क दैट इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस और एज अ पार्ट ऑफ रूटीन। अभी हम लोगों ने सब इसके बारे में डिस्कस कर लिया। जैसे हमने कहा ही स्पीक्स पोलाइटली, तो हो सकता है कि उसके एक्शन का कोई पार्ट हो, ठीक है, उसकी कोई हैबिट हो, ये चीजें हो सकती है। अगर मैंने यहाँ पे कहा शी गोज टू मार्केट ऑन संडेज, तो भाई एक इसका रूटीन एक्शन है, वो हर एक संडे को वहां पे मार्केट जाती है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, अभी मैंने बताया कि आप कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए कर सकते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप कोई साइंटिफिक फैक्ट दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है, बस हम यहाँ पे बस आपको बताते चले कि क्या क्या चीजों के लिए आप अपना अच्छे से नोट बना सके। थर्ड हमने बताया टू एक्सप्रेस प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल। अब यहाँ पे बच्चा ज्यादा फंस जाता है। अभी आपने बताया ना कि बस कि हम लोग सिर्फ अगर सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए तब हम इसके ट्रांसलेशन करते हैं, ऐसा रहता तो बिल्कुल ये चीजें यहाँ पे आके बच्चा फंसेगा। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे या कोई टाइम टेबल बनाएंगे तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा माई फ्लाइट लैंड्स एट 8 PM, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी प्लान वो जो प्लेन लैंड होती है वो 8 बजे वो लैंड होती है, उसका वो टाइम टेबल, उसका प्रोग्राम है वो चीज। ठीक है ना, 8 PM 8 बजे वो हमेशा लैंड होती है। ठीक है, या 8 बजे लैंड होगी, लेकिन चूंकि ये टाइम टेबल आपने बना रहा है भाई कि ये किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे ये फ्लाइट जो होगी टेक ऑफ होगी और इस टाइम पे क्या होगी, वो लैंड होगी। तो लैंड होने वाले टाइम को जब मैं बता रहा हूं, उस प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूं, उस टाइम टेबल के बारे में बता रहा हूं, तो मैंने बताया माई फ्लाइट लैंड्स एट 8 PM। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां पे कह रहा हूं मैं द मूवी एंड्स एट 6 PM, भाई मूवी कब खत्म होगी, तो मूवी 6 बजे खत्म होगी। ठीक है, और वो खत्म होती है 3 बजे शुरू होती है, 6 बजे खत्म होती है। तो आप टाइम टेबल बता रहे हैं तो यहाँ पे एंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे तो कंप्लीट फ्यूचर का हो जाएगा। और कंप्लीट फ्यूचर की जो भी चीजें होती हैं वो एक इमेजिनेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, खैर अगर इसी पे हम बात करें, एक सेंटेंस और लें। अगर मैंने एक जैसे मान लो कि एक मैंने कोई भी बड़ा लीडर होता है तो उसकी सारे जर्नी जो होते हैं वो प्लान्ड एक्शन होते हैं। ठीक है, तो प्लान्ड एक्शन जैसे मान लो कि मोदी जी की मैंने बात करी, मोदी जी जापान अगले हफ्ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये क्या करूंगा कि मैं इस यूज कर सकता हूं द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जापान नेक्स्ट मंथ। अब यहां पे तो दिक्कत हो जाएगा ना, नेक्स्ट मंथ ये तो टाइम हो गया, और जब टाइम हो गया तो टाइम पे डिपेंडेंट आपका टेंस होता है, लेकिन मैंने तो यहां पे टेंस प्रेजेंट टेंस का यूज किया। तो इससे इसका मतलब ये पता चलता है कि ये जो प्रेजेंट टेंस का यूज करके हमने जो नेक्स्ट जो प्लानिंग बनाई है वो एक प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन जो कि फ्यूचर में परफॉर्म होगा। तो जब भी इस तरीके की ट्रांसलेशन करें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करें, यानी कि जब भी कोई टाइम टेबल बनाना हो, कोई प्रोग्राम बनाना हो, कोई प्लान्ड एक्शन जो फ्यूचर में परफॉर्म होना हो, हमेशा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें दिमाग में जब रहेंगी तब लिखते समय आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा लिखते समय पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है, चीजों को सोचना है। ठीक है, फिर उसके बाद से लिखना शुरू करना है। ये नहीं कि पहले हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, फिर उसके बाद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा और इस तरीके से आपकी राइटिंग स्किल कभी सुधर नहीं पाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रोवर्ब्स में भी हम यूज कर लेते हैं, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं वो चूंकि वो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, तो उनको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। जैसे लिखा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो जितने भी यहाँ पे आप टेंसेस यूज करोगे प्रोवर्ब्स में वो जनरली प्रेजेंट में यूज किए जाएंगे। और कहां यूज होंगे, टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, कभी किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो या डायरेक्शन देना हो तो हमेशा वो प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। जैसे मैंने किसी को डायरेक्शन देना है, ठीक है ना, कि भाई देखिए यहां से सीधे चले जाइए, वहां से राइट टर्न ले लीजिएगा, यहां से 1 किलोमीटर आगे जाइए, ड्राइव करके आगे जाइए 1 किलोमीटर, वहां से राइट ले लीजिएगा। तो मैं इसको जब चूंकि इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो चीजें ट्रुथ होंगी ना, सच्चाई होंगी, तो सच्चाई आपको किस में बताना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताना है। तो आप कह सकते हो ड्राइव फॉर 1 किलोमीटर एंड देन टेक अ राइट टर्न। ठीक है ना, यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, ड्राइव फॉर 1 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे देखो फर्स्ट टेक द येलो शीट, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, फर्स्ट टेक व्हाट यू शुड डू इज टेक द येलो शीट एंड देन फोल्ड इट इन हाफ।
इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ठीक है। तो जब भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर रहे होते हो। नेक्स्ट, with adverbs of frequency such as always, never, sometime, seldom, usually, frequently, इन सारे वर्ड्स के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, चूंकि एक रेगुलर इंटरवल पे ये एक्शन रिपीट होता है, इसलिए इनके साथ भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इन सारी चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको, आपकी आप एक अच्छा नोट जब बना लेंगे तो हमेशा उसको जब पलटेंगे चीजें याद रहेंगी। लेकिन एक जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा कि इंडेफिनिट होता क्या चीज है और कब कब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस तरीके की एक्शन होगी जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, आई समटाइम्स गो अप टू द टेरेस एट नाइट टू स्टेयर एट द मून, ठीक है ना। तो यहाँ पे समटाइम्स की बात कर रहा है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है जाता, इसका मतलब इर्रेगुलर एक्शन है, ठीक है। तो इर्रेगुलर एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने ट्रांसलेट कर दिया। अगर मैं कहूं कि आई ऑलवेज गो फॉर अ मूवी, तो हमेशा ये रेगुलर एक्शन हो गया, हमेशा इसके साथ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगा। आई एम ऑलवेज अप इन 6 in the morning, 6 बजे मैं हमेशा उठ जाता हूं, तो यहाँ पे क्या ऑलवेज का यूज किया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो हमेशा रेगुलर या इर्रेगुलर एक्शन को दिखाते हैं, इसलिए इनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस आप करिएगा, ठीक है, और फीडबैक मुझे दीजिएगा कितना आपको समझ में आया। वर्ब के बस फॉर्म को यूज करना है। अच्छा, वर्ब के फॉर्म को यहाँ पे जब सेंटेंस में जब आप यूज करोगे या जब भी आप सेंटेंसेस इसको बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या किसी भी टेंस को जब आप बनाओगे, देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। मैं स्ट्रक्चर बस बता देता हूं आपको, किस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। कोई भी सेंटेंसेस बनाने हैं, जब उनके पॉजिटिव सेंटेंस या उनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब आप बनाते हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब लिख देते हैं, बस यही काम करते हैं। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को भी लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ऑप्शनल लिख देता हूँ, ओपीटी का मतलब ऑप्शनल। वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जब आप निगेटिव सेंटेंसेस को यूज किया करो, निगेटिव, मैं अभी चलो इसी के लिए बता रहा हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव अगर मैं बात करूं तो मैंने अब बताया कि अब वर्ब जो आएगा अब हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। सब्जेक्ट लिखो और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होगी, हमेशा वर्ब के पहले होगी। डू या डज लिखेंगे, इसके साथ नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं ऑप्शनल लिख देता हूं इसके साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब आप लिखोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह की होती हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लगा दो, और एक WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड से क्यों, हेल्पिंग वर्ब से क्यों? जब भी हमें किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देना होता है, तो यस या नो में देना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, और जब भी हमें किसी रीजन देना होता है यानी डिस्क्राइब करना होता है तो डिस्क्रिप्टिव आंसर देने के लिए हम WH वर्ड का यूज कर लेते हैं। तो करना कुछ नहीं है, करना आपको यहाँ पे कुछ नहीं है। प्लेसेस आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद से हमें वर्ब यूज करना है, बस। हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इस वर्ब के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के पहले होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि डू और डज, यहाँ पे नॉट के साथ नहीं, डू या डज को हमें सब्जेक्ट की जगह पर रखना है और सब्जेक्ट को हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर रख लेना है। यानी कि इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा डू या डज, फिर लिखना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट। अच्छा, फिर हमने नॉट को यहीं पर रहने देता हूं, नॉट आएगा तो लगाइएगा, ऑप्शनल इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो इसे खोल लीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। जो भी है, जो जिस सिस्टमेटिक वे में है, जिस तरीके से वर्ड रखे गए हैं वहीं पर रखिए, उसको इधर उधर मत करिए, ठीक है। और जब WH वर्ड से शुरू करना है तो सिर्फ WH वर्ड को पहले रख दीजिए और सारा फॉर्मेशन ये रखिए। इसके तुरंत बाद डू या डज आया हुआ है तो डू या डज को लिखो, सब्जेक्ट आया है सब्जेक्ट को लिखिए, नॉट आएगा तो नॉट रखिएगा वरना मत रखिएगा। फिर क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। तो यहाँ पे बहुत चीजें रटने की जरूरत नहीं। देखो बस आपको पता होना चाहिए कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब लिखना होता है, और ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो आपको पता होगा ही, राइट। नहीं पता है तो इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना लिखा है, प्लेलिस्ट में हमारे चेक कर सकते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो बस आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, बस इसी में दिक्कत होती है, वो भी उनके अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के जैसे निगेटिव बनाते हो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब आपने यूज कर लिया,
ठीक है, फिर वर्ब यहाँ पे रखा ही रखा, सब्जेक्ट वर्ब रखा, हेल्पिंग वर्ब बीच में आ गई, पहले आ गया। इंट्रोगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, बस उसका फॉर्मेट लिख दिया। WH वर्ड से हमने सेंटेंस की शुरू करी, WH वर्ड पहले रख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब रख दिया, सब्जेक्ट रख दिया, जो है सब्जेक्ट वर्ब से ही, इसी से आपका एक सेंटेंस बनता है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट रखना होता है, एक वर्ब को आपको रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसको अगर आप समझ गए हो तो ये चीजें यहाँ पे देखिए। अब वर्ड टाइम WH वर्ड से शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो गो है, ये जो गो है, ये डज के साथ या डू या डज के साथ आएगा, और इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे मियाँ है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम डज मियाँ, क्योंकि मियाँ सिंगुलर है तो डज आएगा। गो फॉर अ डांस क्लासेस, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, छोटी सी चीजें हैं, आप इसको समझते जाइए। सी यूजुअली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यूजुअली, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, विजिट, शी यूजुअली, विजिट नहीं, इसमें एस लगाओगे, क्यों, क्योंकि शी सिंगुलर है, और अगर एस नहीं लगाते तो वर्ब प्लूरल हो जाता। तो सब्जेक्ट आपको पता है वर्ब के हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, यानी कि जैसा हमारा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब को करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर रखना है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल में रखना है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब को प्लूरल रख दो, ठीक है। तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करो, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज ना करो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि ही प्ले क्रिकेट, और मैंने कहा इस सेंटेंस को सही कर दो, तो आपने क्या किया कि ये वर्ब प्ले है, प्ले के अकॉर्डिंग ही को चेंज कर दिया, दे प्ले क्रिकेट, नहीं, ये सही नहीं है, इस तरीके से आप सही नहीं करेंगे। आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली वर्ब में चेंज कर देंगे, ही प्लेस क्रिकेट, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो हमेशा आप ध्यान रखा करो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करो, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, द गल्फ ऑफ आयरलैंड, बी वर्ब को फिल करना है, तो बी यहाँ पे बेस वर्ब तो होगा नहीं, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो इज यूज करो। द गल्फ ऑफ आयरलैंड इज अ साइट टू बी होल्ड इन द विंटर। माई फादर्स फ्लाइट डैश एट 9:30 टुनाइट, लैंड है, अभी हमने देखा था। यहां पे क्या करेंगे, माई फादर्स फ्लाइट लैंड्स एट 9:30 टुनाइट, ठीक है, टाइम टेबल हो सकता है, बता रहे हो कितने बजे लैंड करती है हमेशा, तो इतने बजे लैंड करेगी। यहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था इसलिए वर्ब को भी आपने सिंगुलर में कर दिया। क्लियर है, ठीक है। आई, यहाँ पे लिखा है गो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई गो, यहाँ पे इसको टू कर दीजिए। आई गो टू स्लीप एट 10:30 एवरी नाइट, एवरी नाइट की बात कर रहे हैं, यानी कि अगेन एक रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, तो हमेशा इनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर दिया। फिर देखो, द सन डैश ए स्टार, बी का फॉर्म यूज करना है, बी का फॉर्म आप जानते हो, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर प्रेजेंट और वॉज वर पास्ट, तो हमें प्रेजेंट में यूज करना है, तो हमने क्या यूज कर दिया, द सन इज अ स्टार, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां पे यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप रटने के चक्कर में नहीं पड़ रहे होंगे, चीजों को समझने के चक्कर में पड़ रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिर्फ ता है, ती है, ते है नहीं होता, बल्कि उसको समझना पड़ता है कि प्रेजेंट का टाइम, ठीक है, और उस एक्शन के स्टेट, अगर वो समझ गए तब आप बता पाएंगे कौन से टेंस में हम यूज करेंगे, ठीक है ना, किस सेंटेंस में हम इस टेंस को लिखेंगे, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, आप रट जाएंगे, पूरे का पूरा टेंस कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो जरूर आप लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, कि वो भी इसका फायदा उठा पाए। जय हिंद।